नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका ऑफिशियल PWO के हमारे काव्यशाला सेशन 3। जब तक मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ आप सभी के आने का, जुड़ने का। बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे आज बहर, गज़ल और कई सारे रचना लिखने के लिए छंद और बहुत ज़रूरी बातों पर, कुछ फाउंडेशन बेस से रिलेटेड बातें करेंगे। आप सबका इंतज़ार है। बस वक्त शुरू होने वाला है और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। हेलो हेलो। आप सब आ जाइए जल्दी जल्दी, फिर हम शुरू करें। हेलो एवरीवन। चलिए, कमेंट के ज़रिए सबसे पहले आप बताइए कि अभी तक हमने हिंदुस्तानी पोइट्री में जो भी चीज़ें सीखी, हमने अभी तक बहर की बात की, हमने अभी तक रुक्न की बात की थी, हमने अभी तक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कई सारी चीज़ों पे, काफिया पे बात की, रदीफ पे बात की और कई सारी चीज़ें हमने की। तो उसके ज़रिए आपको अभी तक की लर्निंग कैसी लग रही है और कैसा महसूस हो रहा है। और पिछली दफ़ा हमने कुछ शब्दों के वज़न निकालने पर बात की थी, तो उस में भी आपको कैसा कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें, उस बाबत आप बताइए। और बहुत अच्छा लगेगा आपसे ये सुनकर समझकर कि आपको कहाँ तक वो बात पहुँची है। ठीक है, आप बताइए। और सबसे पहले इससे पहले कि आप मुझे लाइव में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और जो भी आपने अभी तक, खैर पता तो चला इसी बहाने वो कि वो भूले नहीं हैं। जी, आप अपनी रचनाएं भी भेज रहे हैं, भेजते रहिए। और सबसे पहले एक गज़ल से शुरू करता हूँ। एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको आज थोड़ा सा कंटेक्स्ट पे भी बात करेंगे हम। सबसे पहले अल्फाज दिल से विशाल वैद से कुछ जानते हैं, क्या बात साझा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। Thank you so much. Actually, I was not expecting. Just on here, and you said that we are joining you. So, आपने thank you so much. Anyway, जी, आप but सुनते रहिए गजल और हिंदुस्तानी नज्म और हिंदुस्तानी कविता और काव्यशाला से रिलेटेड, और कुछ भी चीज आप साझा करना चाहें तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं वाकई जो आपने कहा ना कि बहर वगैरह छंद के बारे में बताएंगे, आई डू राइट, बट हाँ वो बहर में नहीं होता। जस्ट हाँ थोड़ा मैं रदीफ काफिये को समझ लेता हूँ अभी। यहाँ ये कहिए कि गजल से नया नया इश्क हुआ है, जो अभी एक तरफा ही है। गजल को अभी नहीं हुआ, तो इसीलिए बहर में अभी इतना, हाँ एक दो लिखा होगा कुछ बहर में, बट बहुत ज्यादा नहीं लिखा। हाँ पर जो दिल में ख्याल आते हैं तो उनको थोड़ा सा कभी कभार जोड़ के लिख लेता हूँ। एंड आई सिंसियरली वांट टू लर्न इट, एटलीस्ट नॉट फॉर लाइक्स और या यूट्यूब या इसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जो ख्याल आते हैं मेरे को लगता है कि एक बार उनको बहर में आप डालते हो, या सुनता हूँ किसी भी अच्छे शायर को, तो एक आपको फीलिंग अच्छे वाली आती है। और एक चीज मैं हमेशा भी मानता हूँ कि अच्छी शायरी वही होती है जब आप किसी को, आपने किसी का पढ़ा हुआ, किसी ने जो गजल कही है, या आप किसी को सुन रहे हो तो आपको लगता है यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, यू नो व्हाई आई डिडंट राइट दिस। एंड तो आई हैव बीन, यू नो, कई चीजें होती हैं। आई फील आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ फ्रेंड अराउंड मी, कोलीग्स अराउंड मी हु हैव अ गुड टेस्ट इन पोएट्री, सो दैट हेल्प्स इन राइटिंग एज सच। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। साझा कीजिएगा एंड अपना कलाम हमारे साथ। क्या कह रहे हैं, सॉरी। जी, अपना लिखा हुआ हमारे साथ ऑफिशियल PWO के साथ साझा करें ताकि सब लोग हाँ उसे चलो मैं पढ़ पाएं। कुछ एक बताता हूँ कि ये वाला नहीं, जल्दी जो कल भेजा था तेरे को, एक कुछ लिखा था पहले ऐसे, मैं याद कम रहता है। एक छोटा सा दो लाइनें हैं, शेर तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहर में नहीं है। बहर में ठीक लिखा है। था पर मैं बोल नहीं पाऊंगा उसको बहर में। एक तुमको जोड़कर अपने में मैं कई गुना हो जाता हूँ, एक तुमको जोड़कर अपने में मैं कई गुना हो जाता हूँ,
तुम नजर आती हो यमुना सी, मैं ताजमहल हो जाता हूँ। क्या बात है। और क्या सिंस आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो उसमें से ही कई बारी आपको ख्याल आते हैं कि किससे कहानियों पे एतबार करता है, हम्म, किससे कहानियों पे एतबार करता है, वो शख्स भी किताबों से प्यार करता है। क्या वो बात। जो मेरी बात सुनता ही नहीं कभी, वो जो मेरी बात सुनता ही नहीं कभी, मगर कहता है कि मेरी आवाज से प्यार करता है। हम्म, कोई इतना भी तन्हा है जमाने की भीड़ में, कोई इतना भी तन्हा है जमाने की भीड़ में, अपनी दहलीज पे अपना ही इंतजार करता है। क्या बात है, बहुत खूब। जहर दे रहा है बता के दवा मुझको, जहर दे रहा है बता के दवा मुझको, सच जानता हूँ मगर दिल एतबार करता है। वो जो जी बचपन इसके छांव तले खेला करता था, वो जो हम्म, बचपन इसकी छांव तले खेला करता था, एक बूढ़ा बरगद फिर बच्चों का इंतजार करता है। वाह, बिल्कुल अच्छा ख्याल, अच्छा ख्याल है। तो ठीक है, लिख लेता हूँ कभी कभार, सो जस्ट आई वांट टू रिफाइन इट। एंड मैं बोला ना कि अभी नया नया इश्क हुआ है गजल से, तो देखो वेयर इट गोस। और जी अच्छा लग रहा है मेरे को आपके पेज से जुड़ के, एंड आई डू फॉलो इट एज सच। जी और होपफुली सीखने को ही मिलेगा कुछ, क्योंकि आप, बिल्कुल। मानता हूँ कि आप जितना औरों को पढ़ते हो, औरों को सुनते हो, तो उतना आपके ख्यालों में रिफाइनमेंट आती है शायद। और जी जी बिल्कुल। दुनिया में वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं पता, बट हर किसी को कुछ ना कुछ पता है। तो जी बिल्कुल वो, बिल्कुल। चलिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, सुनिए, हम आगे बात श्योर करते हैं बहस में। श्योर बिल्कुल, बहुत प्लीज, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विशाल जी, जिन्होंने बताया कि हाँ, कोशिश कर रहे हैं लिखने का और अच्छा ख्याल लिख रहे हैं और उन्हें ज़रूरत है बहर में लिखने की। तो क्यों ज़रूरत है दोस्तों, बहर में लिखने की ज़रूरत क्यों है, या छंद में लिखने की ज़रूरत क्यों है? या बहुत से लोगों का भी मेरे पास भी कमेंट आ रहा है, या बताते हैं कि मुझे डर है कि कहीं इन टेक्निकलिटीज़ के चलते में मेरे ख्यालात ना मर जाएं। तो ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ें आपको बंदिश नहीं बल्कि आपका सहारा बनती हैं। आप याद कीजिए, अगर कोई भी पुराना दोहा याद करने की कोशिश कीजिए जो बहुत सुप्रसिद्ध हुए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप इसमें जब देखेंगे तो महसूस करेंगे कि एक तरह की रवानी है, एक तरह की रिदम है। और वही रिदम आप महसूस करते हैं जब आपने अगर कोई रामचरितमानस पढ़ी है तो उसमें भी महसूस करते हैं, या कोई बड़ा और साहित्यिक को पढ़ा है तो आप उसमें भी महसूस करते हैं। तो वो चीज़ गाई क्यों जाती है? और अगर आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो बशीर बद्र के अगर कलाम आपने पुराने पढ़े हैं, राहत इंदौरी जी साहब के पढ़े हैं, दोनों के अपना काम पढ़ा है, और अभी वसीम बरेलवी साहब का पढ़िए, उन ये सब बड़े बड़े शुअरा जो हैं हमारे, मुनव्वर राना हैं, या जो भी हिंदी अदब में भी जो लिख रहे हैं, या फिर आप पुराना पढ़िए अदम गोंडी साहब के पढ़िए, या जिनके भी गिरजा शरण अग्रवाल हैं, बाल स्वरूप राही हैं, इनके जो लिखा हुआ कलाम है, जो भी अच्छी अच्छी पोइट्रीज हैं। और सबसे सुप्रसिद्ध आपके हम सबके बहुत चहेते हैं कुमार विश्वास। तो डॉक्टर कुमार विश्वास का अगर आप नोटिस करेंगे, और उनकी जो सुप्रसिद्ध कविता है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ये लाइन आपने बहुत दफे और बहुत सारे लोगों के मुंह से, अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग मुख्तलिफ लोगों के नज़रिए से और उनके हवाले से सुनी होगी। आज हम इसका डाइसेक्शन करते हैं, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, क्यों बहर में क्या वजन है। तो अभी इससे पहले जब हमने एक्सरसाइज की थी और कुछ कुछ चीज़ों के अपने आ, आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स भी दिए थे कि आप इन शब्दों का बताइएगा कि वज़न निकालना, और हर शब्द का वज़न निकालना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बताया गया था। और उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला सेशन था उसमें एक बहर, माफ़ कीजिएगा, रदीफ़ और काफिया का जब समझाया गया तो उसमें बताया गया था कि आप कोई भी अपनी रचना जिसमें रदीफ और काफिया इस्तेमाल होता है उसके साथ भेजें। तो कई लोगों ने अपनी रचनाएं भेजी, जिसमें से बहुतों की रचनाएं अच्छी थी। काफी लोगों को काफिया नहीं समझ आया कि काफिया क्या है। मैं फिर से बता दूं तो कांत की जो साउंड हमें देता है, जो जो सेम रिदम स्कीम है, जो सिलेबल्स का सेम साउंड है, और हमने बहुत सारी इस पे बहुत चर्चा की थी कि हरफ कवाफी क्या होता है, कि कौन से शब्द हैं, कि नज़र, शहर, बसर, असर, इन सब में क्या क्या काफिया है। तो आपने बताया भी था कि कहीं अर है, कहीं कुछ है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं भेजी, जिसमें से बहर, माफ कीजिएगा,
काफिया और रदीफ के बेसिस पे अगर इन दोनों की समझ पकड़ते हुए अगर किसी की रचना जो उन सब रचनाओं में सबसे ठीक लगी तो उन जो, और वही हमारे पहले एपिसोड के विनर भी हैं, क्रिएटिव राइटिंग विनर भी हैं, और उनको पीडब्ल्यू अपनी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी देता है। उनका नाम है प्रिंस अग्रवाल। तो पहले सेशन के लिए जो विनर है उनका नाम है प्रिंस अग्रवाल। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और बहुत मुबारक प्रिंस आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो। और आप दोबारा भी जब भी ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहेगा वीडियो आप देखेंगे तो आपको फिर से हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा, जो दूसरा हुआ, दूसरे सेशन में हमने फिर से एक एक्सरसाइज दी थी कि आप इन शब्दों का वजन निकालिए, और वजन के साथ ही आपकी जितनी अच्छी शब्दों की वजन की आपको समझ होगी उतना अच्छा आप बहर में उन शब्दों को रख पाएंगे। और क्यों रखना जरूरी है? ताकि गजल गाई जाती है, बाकी कोई भी रचना है वो रचना में एक लय हो, एक गीतमकता हो, एक रवानी हो, एक मुसलसल एक ख्याल बहने चाहिए, वो आसानी से गाई जा सके। तो वो जरूरी है, इसीलिए बहर में छंद में लिखना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें शब्दों के वजन की पकड़ होना भी बहुत जरूरी है। तो उसकी भी एक्सरसाइज दी गई थी, और उस एक्सरसाइज में से काफी लोगों ने शब्दों के वजन निकाले, और मुझे बहुत हैरानी है कि उसके बावजूद भी कई सारे शब्दों के वजन गलत निकाले गए। और पिछली बार हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की थी कि गलत गलत का वजन क्या होगा, एक दो। तो दीर्घ शब्द क्या होते हैं, ऊंची आवाज वाले। लघु क्या होते हैं, जिनकी आवाज छोटी है, नीची है, छोटी ई, छोटा आ, छोटा बड़ा, छोटा ऊ, इन सब के वजन की बात की थी। और जो अनुस्वार चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं उसका मात्रिक वजन एक है। और जहाँ बिंदी लग जाती है, चंद चंद बिंदी लग गई तो उसका वजन दो है। इन इन सब पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था और कई सारी एक्सरसाइज की थी। उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज दी गई थी, मगर मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मेघा जी ने आहिस्ता, एक शब्द है आहिस्ता, आप लोग जल्दी से टाइप करके बताइए कि आहिस्ता का वजन क्या होना चाहिए। बड़ा आ, हिस्ता, आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब है जेंटली, स्लोली। तो आहिस्ता का वजन क्या होना चाहिए? और उम्मीद है हमारे साथ वो सभी लोग जुड़े हैं जिन्होंने एक्सरसाइज में अपने आंसर्स भेजे हैं, कई सारे। तो आहिस्ता का वजन कई लोगों ने यहाँ पर एक दो दो निकाला है, जो कि गलत है। दो एक एक निकाला है, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। आहिस्ता का वजन किसी ने दो एक निकाला है, वो भी गलत है। तो एक हमारे यहाँ, जी, आ, आहिस्ता का वजन, जी हाँ, शीतल जी ने बताया दो दो दो, बिल्कुल सही। मनदीप जी का भी सही, आहिस्ता। इसी हिसाब से कई सारे लोगों ने कई सारे शब्द निकाले हैं। आरजू, जी, आहिस्ता का जो भी एक बता रहा है उनका जवाब गलत है, क्योंकि आ दो हो गया। हिस, हिस जो है वो शाश्वत दीर्घ है। शाश्वत दीर्घ का मतलब है जो हा पे छोटी ई की मात्रा हे और सा को मिला के हिस बना है। इस हिस को हम एक रवानी में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, हिस नहीं बोलते, हिस बोलते हैं, आहिस्ता। और जब भी शाश्वत दीर्घ शब्द होता है जो दो छोटे आवाज को मिलाकर एक बनता है, जैसे तुम, कब, चल, पल, टल, ये दो छोटे आवाज को मिलाकर बनाया गया एक शाश्वत दीर्घ शब्द है। इनकी आवाज हमेशा दो होती हैं, इसका वजन हमेशा दो है। ठीक है, तो आप इस चीज का आम, ख्याल रखें। तो आहिस्ता का वजन हुआ दो। आरजू का वजन क्या हुआ? आरजू, 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 जल्दी बताइए, आरजू। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि शीतल तिवारी जी ने आरजू का वजन दो 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 निकाला। दो 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 कैसे हो सकता है? वो आराजू हो जाएगा, आराजू। लेकिन शब्द है आरजू, तो आरजू, 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 आरजू। तो आरजू का वजन, और इसीलिए क्वेश्चन में आपको उन शब्द के साथ साथ उन सारे अल्फाज के साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी बताया गया था कि उसका मीनिंग ये है। अगर आप उसे पढ़ने में, चूंकि वो रोमन प्रोनाउंसिएशन में लिखे हैं, अगर आप उसको पढ़ने में गलती करें तो आप उसके मीनिंग पे समझिए। और आरजू के आगे लिखा है डिजायर, तो डेफिनेटली ये आराजू नहीं है, आरजू। तो आरजू का वजन है आ टू र, एक
दो एक दो, आरजू, आरजू, दो एक दो, आरजू। अब आप कहेंगे कि यार आरजू तो ठीक है, लेकिन शब्द ठीक है, इसका इसका यूज कहाँ पर पड़ता है, हम कहाँ इसे पढ़ते हैं कि आरजू हम क्यों सीखें, क्यों पढ़ें, इस तरह का अगर आता है तो आप देखिए आरजू शब्द से मुझे बशीर बद्र साहब का एक गजल और एक शेर, आई मीन एक मतला, एक शेर याद आता है इसमें, जिसमें मतले में उन्होंने ये इस्तेमाल किया है कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगीं, नदी गुनगुनाई ख्यालात की, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। जबां सब समझते हैं जज्बात की, जबां सब समझते हैं जज्बात की। तो इसमें देखिए आरजू शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। अगर वो आरजू को दो दो या दो 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 कुछ भी लिख देते तो वो इस मिसरे में नहीं बैठता, वो इस बहर में, इस फ्लो में नहीं बैठता, ये आरजू शब्द खारिज हो जाता, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बड़ी आरजू थी मुलाकात की, तो आरजू का वजन है दो एक दो। अब हम इस सारे वजन की बातों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और मैं फिर से वापस आता हूँ, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। इसमें कई सारी चीजें हैं। वैसे आप आगे जाके धीमे धीमे समझेंगे कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मैं कुछ शब्दों की मात्रा गिराई गई है, और मात्रा गिराना क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होता है, वो सब भी हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं पढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी गजल सुनाता हूँ, और गजल सुनाने में एक मतलब बस दो शेर पढ़ूंगा, और उसका आपको कंटेक्स्ट भी बताऊंगा कि हौसला फिर जगमगाया देर तक। ये मेरी एक गजल है और मेरा एक शेर है, और ये शेर लिखा था जब पता नहीं मैंने इसका जिक्र आप लोगों के साथ किया या नहीं किया, लेकिन जब अभी 83 का वर्ल्ड कप जब जीती थी इंडिया, और उसमें हमारी हिंदुस्तान की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े तारे सितारे थे, और हमारी कोई बिसात नहीं थी ऐसा लोग समझते थे, और हम जीते। तो उस पर मैंने एक शेर कहा था, उसको उस भावना को, उस जज्बात को गजल बनाया कि हौसला फिर जगमगाया देर तक, जलती रातों को बुझाया देर तक, थक के तारे उस फलक के सो गए, थक के तारे उस फलक के सो गए, जुगनू एक था टिमटिमाया देर तक, जुगनू एक था टिमटिमाया देर तक। बज्म में था सामने पर था नहीं, बज्म में था सामने पर था नहीं, झगड़े का रिश्ता निभाया देर तक। महफिलों में सब तमाशे हो गए, महफिलों में सब तमाशे हो गए, नाम बस उसका छुपाया देर तक। हौसला फिर जगमगाया देर तक, हौसला फिर जगमगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे ये गजल पढ़ने देने के लिए। और इसका वजन है दो एक दो दो, दो एक दो दो, दो एक दो। और अगर ये कहाँ से कैसे क्या आया, हम इस पर भी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से उसी मिसाल पे लौटना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जो मिसाल दी थी कि भाई छंद में लिखना, बहर में लिखना और करेक्ट तरीके से लिखना इज लाइक, इज एग्जैक्टली लाइक कि रोटी को प्रॉपरली गोल बनाना और उसे फूली बनाना और सुंदर स्वरूप देना, ताकि वो सही मायनों में रोटी कहलाई जा सके। लेकिन किसी भी शेर का, किसी भी गजल का, किसी भी रचना का जो एसेंस है सबसे पहला, वो है उसके मानी, उसका मफहूम, उसका अर्थ। यानी जैसे रोटी में स्वाद, उसकी खुशबू, चाहे कितनी भी सुंदर रोटी हो, चाहे कितनी भी बढ़िया गोल फूली एकदम सारे किनारे एकदम अच्छे से सिके हुए हों, लेकिन अगर उसका आटा ही बासी हो और अगर उसका स्वाद बेस्वाद हो तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो आटा बेस्वाद ही और बासा का मतलब है कि वही घिसा पिटा पुराना, अगर आप फिर से वही विचार, वही बात कहेंगे बार बार जो हर कोई कह चुका है, तो आपके शेर में, आपकी गजल में, आपकी कविता में, आपके दोहे में, रचना में, चौपाई में, आपकी मरसिया, मसनवी, कसीदा, आप कुछ भी लिखिए, बहुत सारी फॉर्म्स हैं राइटिंग की, आप कोई भी राइटिंग की फॉर्म पकड़िए, कुछ भी लिखिए, उन सब में वो नयापन नहीं आएगा। और अगर वो नयापन चाहिए तो आपको आपके आटे में इनोवेशन करनी पड़ेगी, मतलब आपको अपने जज्बात, आपको अपने एक्सपीरियंसेस
और बात को कहने का लहजा। और जैसे कि गालिब का शेर है कि दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, मगर गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो उसमें अंदाज, अंदाजे, अंदाजे बयां, अंदाजे बयां वजन क्या हो, अंदाज का बताइए चले। अंदाज का वजन क्या है, अंदाज का वजन क्या है, अंदाज, अंदाज शब्द का मात्रिक शाब्दिक वजन क्या है बताइए, अंदाज। फिर हम आगे बात करते हैं। कोई एक जवाब भी मिलेगा तो मैं आगे चलता हूँ फिर। अंदाज, 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 अंदाज का वजन क्या है। उंगलियों को थोड़ा सा कश दीजिए और जहन पे जोर डालिए और आवाज को सुनिए। आवाज को सुनकर ही आप बता सकते हैं कि किसी शब्द का वजन क्या होगा, उस शब्द को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हर शब्द, हर लफ्ज अपने साथ एक पूरी हिस्ट्री लेकर चलता है, और उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो एक शायर को, एक पोइट को, एक लेखक को अच्छे से पता होना चाहिए। मनदीप जी ने कहा दो दो एक, बिल्कुल सही, अंदाज। और एहसास का क्या होगा, एहसास का दो दो एक, दो दो एक एहसास का भी। तो गालिब ने ये क्यों नहीं कहा कि दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, मगर गालिब का है एहसास से बयां और। चूंकि एहसास किसी एक मानी को लेके ऐसा मानते हैं, और ऐसा कई लोगों ने कहा है, मनोज मुंतशिर ने भी कहा है। वही भी चीज मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि एहसास आपके और मेरे किसी भावना को, किसी एक इवेंट को लेके सेम हो सकते हैं। हम दोनों, हम सभी लोग हो सकता है एक तरीके से महसूस नहीं करते, लेकिन हो सकता है हम एक तरह की चीजें फीलिंग करें, लेकिन उस चीज को बयां करना, अंदाज सबका अलग होता है। सेम चीज हम परसीव एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस हम अपने तरीके से करते हैं। तो गालिब का है अंदाजे बयां और, मतलब आपको अपना अंदाज, मतलब आपको अपने वो रोटी के आटे में इनोवेशन, वो अच्छी बेस्ट क्वालिटी वो आपको रखनी है, ताकि आपका अंदाजे बयां यूनिक बने। वही एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये दोनों चीज़ों का साज है, और इस चीज़ में कहना चाहिए कि एक बैलेंस है जो हमको बनाना है। एक बहुत अच्छे से एक तवाजुन जिसे कहते हैं, तवाजुन हमें बनाना चाहिए। और क्यों ज़रूरी है, एक नज़्म है मेरी कि नज़्म एक ट्रेन है। दरीचे में शामिल है ये किताब में, और शायद सेकंड या थर्ड लास्ट नज़्म है किताब की, कि नज़्म एक ट्रेन है जो दौड़ती है एहसास और अल्फाज की पटरी पर। तो जो दौड़ती है एहसास और अल्फाज की पटरी पे, एहसास आपके जज्बात हैं और अल्फाज मतलब आपके शब्द की रचना, आपका क्राफ्ट। तो आज हम इस सेशन में क्राफ्ट पे बात कर रहे हैं। ये इतना लंबा जो था वो क्राफ्ट के लिए ही था। और बहुत सारे क्राफ्ट में बीच बीच में अच्छे अच्छे शायर और ऐसे ऐसे शायर की चीज़ें मैं पढ़ना पसंद करूंगा जो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, और शायद आपको नहीं पता होगा कि वो ये चीज़ें भी लिखते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने कबीर की शेर और कबीर की गज़ल बताई थी। हमारे साथ कोई दो दोस्त हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा वक्त बस जल्दी से देंगे और सुनने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त, फिर उसके बाद हम आगे वजन पे चलेंगे। जी। ओके, इनवाइटेड, ठीक है, देखते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं बहर पर, और आज हम बात करते हैं रुकन पर। तो जब आपने कई सारे शब्द को, उनका वजन निकालना सीख लिया, तो कई सारे शायर, कई सारे, जितने भी आपको लिखना है वजन में लिखना है, जितने भी आपको बहर में लिखना है, उसके लिए हर शब्द का वजन पता होना बहुत ज़रूरी है। अब वजन क्या चीज़ है और वजन कैसे निकालते हैं, तो देखिए, जैसे हमने बताया कि उर्दू शायरी में, हिंदी शायरी में, हिंदी उर्दू में, या हिंदुस्तानी पोइट्री में दो तरह के साउंड्स हैं, एक छोटी साउंड, एक बड़ी साउंड। और छोटी साउंड को हम डिनोट करते हैं वन से, बड़ी साउंड को हम डिनोट करते हैं टू से। अब जो छोटी साउंड है उसको हम कहते हैं लघु, और जो बड़ी साउंड है उसको हम कहते हैं दीर्घ। और इसी चीज को उर्दू में भी कहा जाता है, गाफ और लाम से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अब ये दो साउंड हैं, तो एक आज से
1200 साल पहले, हजार 1200 साल पहले, 8वीं शताब्दी में तकरीबन, 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच की बात, तब एक जनाब हुए, एक इंसान हुए जिनका नाम था खलील बिन अहमद। और ये जो खलील बिन अहमद थे, ये अरबिक थे। इन्होंने, ये मौसीकीकार मतलब म्यूजिशियन भी थे, और म्यूजिक की अच्छी नॉलेज थी, और मैथमेटिक्स की इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो इन्होंने देखा कि जो म्यूजिक है वो एक रिदम फॉलो करता है, मैथ्स की एक रिदम फॉलो करता है। तो इन्होंने हमारी सबकी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत उठाई, और संस्कृत का पिंगल शास्त्र पढ़ा। और पिंगल शास्त्र में भी जो सारी रचनाएं, पुराना कुछ भी कालिदास की रचनाएं उठा के देखिए, जो भी आप संस्कृत की पुरानी रचनाएं देखिए, सब छंद में है, श्लोक सब मात्रा के गणना में है। तो जब जो हमारा पिंगल शास्त्र है संस्कृत का, और छंद शास्त्र है हिंदी का, वो 2000 साल पुराना है। उन्होंने उसको पढ़ा, उसको समझा, और फिर उर्दू हिंदुस्तानी शायरी में उन्होंने ये नोटिस किया कि हर आवाज एक पैटर्न फॉलो करता है। उन्होंने उस पैटर्न को नोट डाउन किया। इस तरह उन्होंने क्या बनाया, पैटर्न बनाए, जैसे एक छोटी आवाज जैसे माइनर स्केल म्यूजिक में, और एक बड़ी आवाज यानी मेजर, और जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, लघु दीर्घ और माइनर मेजर से। तो एक और दो के, अगर आप मान के चलिए आपके पास कुछ सिक्के हैं, तो आप उसके कई सारे परम्यूटेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे, और अगर हमको ये परम्यूटेशन एक दो दो एक 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 दो दो एक दो, बहुत सारे हम बना सकते हैं। उन्होंने एक स्टडी करने के बाद देखा कि किस कॉम्बिनेशन में आवाज एक मधुर लय के साथ आती है, और इस तरह उन्होंने एक बेसिक 8 स्ट्रक्चर्स बनाए। अब इनके बहुत सारे नाम हैं, इनको हम, अब जो स्ट्रक्चर्स बने उनको हम कहते हैं रुकन। रुकन का मतलब है गण। गण का मतलब है कई मात्रिक शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप ऑफ सिलेबल। और उस ग्रुप ऑफ सिलेबल से हमने कई सारे, आगे आगे चलते चलते हमने कई सारे स्केल्स बनाए। स्केल, आई एम सेइंग स्केल्स, ध्यान से सुनिए। और उस स्केल को हमने फिर बहर कहा। अब वो कैसे कैसे बना, कैसे कैसे उसका स्केल बना, देखिए। एक स्केल है हमारा। अब हम बहुत सारे स्केल और उन बहरों की तरफ चलेंगे, और उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी उससे कंफ्यूज करें। तो आप एक दो दो, एग्जाम्पल 1 2 2, इसको, इससे कोई शब्द बताइए 1 2 2, जैसे न जा रा, नजारा, हमारा, ठीक है। इस तरह का जो शब्द होगा उसका वजन क्या है, 1 2 2। तो एक ग्रुप पकड़ा उन्होंने, 1 2 2, ऐसे ही दूसरा ग्रुप पकड़ा, 2 1 2, फिर 1 2 1 2, कॉम्बिनेशंस बनाए, बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाए। उसके बाद कई सारी रचनाएं निकल के आई, कई सारी बहरें निकल के आई, और वो तकरीबन 15 बहरें थी शुरू की। उन 15 बहरों से बहुत सारी गजल, मरसिया, बहुत सारी चीजें, जितनी जितनी भी सिन्फ हैं शायरी की, वो सब उन सारी स्केल्स में कहे गए। वो फिर धीमे धीमे आगे जब बढ़े, ईरान हुए, तो फिर चार, और उसमें इसको कहते हैं, इस पूरे नॉलेज को, जिस तरीके के संस्कृत में है पिंगल शास्त्र, हिंदी में है छंद शास्त्र, हिंदुस्तानी शायरी में, हिंदी उर्दू शायरी में इसको कहते हैं अरूज। और इन इसकी स्टडी करने वालों को कहते हैं अरूजी। जैसे छंद शास्त्री है, पिंगल शास्त्री है, वैसे ही अरूजी। तो ये अरूज का ज्ञान है कि मैथमेटिक्स ऑफ म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स ऑफ शायरी, उसको, और यही छंद है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इनके नाम याद करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे अजीबोगरीब नाम हैं जो आपको लगेंगे कि बहरे खफीफ, बहरे समीर, माफी, बहरे खफीफ, बहरे मुत्कारे, बहते, बहरे हजज, बहरे रमल, बहरे वाफिर, ये सब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अनटिल अनलेस आपको अरूज में ही पीएचडी ना करनी हो। अगर आप एक शायर हैं, आप एक लेखक हैं, और आप चाहते हैं कि आप अच्छा लिखें, तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्केल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अब हम चलते हैं, जब आपको एक, मैंने सबसे पहले अभी बशीर बद्री का एक शेर सुनाया था, जिसमें एक शब्द आया था, जिसका एग्जाम्पल दिया था आरजू, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। जो ये गाना भी है, आपने सुना होगा, न जी भर के देखा न कुछ बात की। तो ये गाना है, और ये गजल से ही लिया गया है। और आइए अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी गजल में किसी मिसरे को, जो ऊपर होता है मिसरा उला, नीचे है मिसरा सानी, किसी भी मिसरे को हम जब तोड़ते हैं उसके वजन के मुताबिक, उसको कहते हैं तख्ती। तख्ती, तख्ती। तो तख्ती करने का मतलब है कि उसको
उसके वजन को मापना, मतलब अगर हमारा कोई मिसरा है उसमें ये समझना कि इसका क्या वजन हो सकता है। ठीक है। और पहले समझते हैं फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। जहां भी मुश्किल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझ तक आपकी मुश्किल, आपकी बात, आपके सवालात मुझ तक पहुंचे और मैं उनका जवाब दे सकूं। अब आप अपने पास कहीं पेन पेंसिल कॉपी निकालिए और जल्दी से इस चीज का बताइए। ना का वजन है 1, जी का वजन है 2, भर का वजन है 2। तो हर शब्द का जब हम वजन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब देखिए, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, एक रिदम फॉलो हो रही है। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न 1, जी 2, भर 2, के 1, दे, न जी भर के दे 2, खा 2, न 1, कुछ 2, बा 1, करेक्शन, बा 2, बात 2 1, बात 2 1, की 2। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या निकल कर आया। एक बार कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो टाइप कीजिए कि ना जी भर 1 2 2, के देखा 1 2 2, ना कुछ बात, ना कुछ बात 1 2 2 1, की 2। तो आप पाएंगे कि पहली लाइन का जो वजन है पूरा, वो है 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2। मतलब 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2। मतलब एक मतलब लघु, दो मतलब दीर्घ। तो लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ। माफ कीजिए, लास्ट में लघु दीर्घ एक ही है। तो ये बात हमें समझ में आई, लेकिन इससे क्या फायदा? जब हम दूसरी लाइन का एनालिसिस करेंगे, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी 1 2। अभी मैंने आरज़ू का वजन पूछा था, देखिए यहां काम देगा। बड़ी आरज़ू 1 2 2, र 1 2 थी 2, मुलाकात 1 2 2 1, की 2। ये तो सेम निकल कर आ रहा है। मतलब पहली जो लाइन है मिसराए उला, उसका वजन भी वही, मिसराए सानी का वजन भी यही। एक शेर की दो लाइन और दोनों का वजन एक। और यही चीज हर शेर के हर मिसरे के साथ है। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। जहां मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जबां सब समझते हैं जज्बात की। अब इसका वजन निकालिए। देखिए, बिना बहर की समझ के आप कुछ भी कहेंगे। और इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तलफ़ुज़, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण। अगर आपका उच्चारण सही है तो आप हर गजल की बहर और उसके मापनी, उसके वजन पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। और फिर उसके बाद आप अपने आप ही अपने ख्यालों को अपनी खुद से उस बहर में डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसे गा सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ की मिसाल दूंगा। और अपनी बहुत सारी गज़ल जिनको हम पढ़ते हैं और वो चूंकि एक स्केल पे लिखी हैं, प्रॉपर बहर पे लिखी हैं, तो उन्हें कभी भी कोई भी म्यूजिशियन गा सकता है और हम भी उसमें किसी भी धुन पर उनको बिठा सकते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल हम बात करेंगे। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जबां सब समझते हैं जज्बात की। मैं चुप था, यहां पर मैं की मात्रा गिराई गई। इसका रूल हम पढ़ेंगे कि कब मात्रा गिराते हैं। मैं बड़े की मात्रा, लेकिन यहां पर मैं को धीमा बोला गया है और उसकी मात्रा को एक रखा गया है। मैं एक, चुप 2, क्योंकि आप समझ गए चुप की मात्रा 2, था का वजन 2। मैं चुप था तो चल ती ह वा रुक गई। तो आप देखेंगे कि 1 2 2 आप इशारों से मेरे समझ रहे हैं। अब चूंकि इंस्टाग्राम पे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके या इस बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाऊं, सब कुछ उल्टा दिखेगा। वो शायद जूम कॉल या किसी और पे पॉसिबल होता। बहरहाल इट्स ओपन टू एवरीवन। तो आप समझिए कि मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, उसका वजन है 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2। जबां सब समझते हैं जज्बात की। आप इसका वजन निकालेंगे तो जबां,
जबां एक दो, सब दो, समझते, 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 समझते का वजन एक दो दो है, जज्बात की, है का वजन एक रखा है यहाँ पे, जज का दो, बा का दो, त, जबां सब समझते हैं जज्बात की। इसका मतलब जो गजल है उस गजल में हर मिसरा एक वजन में होगा। और आप कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। इसमें एक रवानी है, इसमें एक मुसलसल एक लाइन चल रही है, और इसकी वही बहर है जो पहले दिन मैंने मिर्जा गालिब की गजल का शेर पढ़ा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इन दोनों गजल का जो बहर है वो है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहरे हजज, एक दो दो दो, एक दो दो दो, एक दो 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 और एक दो दो दो, मतलब एक छोटा साउंड और दो बड़े, करेक्शन, तीन बड़े साउंड, एक छोटा साउंड तीन बड़े साउंड, तो एक दो 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 का जो एक एक ग्रुप बना उसको हम कहते हैं रुक्न। और बहुवचन जब मतलब कई सारे रुकन है उसको हम कहते हैं अरकान, और इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं अरूज। तो जब एक और तीन दो इस ग्रुप के चार वो बन जाए, चार कॉपी बन जाए, तो एक दो दो दो, एक दो दो दो, एक दो, तो उसको हम कहते हैं बहरे हजज। तो इन नाम पर हम बाद में आएंगे, या फिर आपको एक बात ये भी बहुत ज़रूरी है बताना कि इतनी टेक्निकलिटी में जाने के बाद आप अपनी भावनाएं मत खोइए, और आपको अपना जज्बात और आपको अपनी भावनाओं पे कमेंट एक अच्छी कमांड रखनी है, लेकिन ये भी सीखना है क्योंकि इसके बिना आप उनको इफेक्टिवली कह नहीं पाएंगे। तो अब देखिए, अगर ये आपने ये गजल सुनी है जो कि जगजीत सिंह की आवाज में थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, इसका जो धुन है वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। माफ कीजिएगा, मेरा गला, मेरी आवाज उतनी सुरीली नहीं है जितना आप चाहते हैं, मगर हाँ मैं आपको एक सेंस बता सकता हूँ। और यही दूसरा सुनिए, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। अब दोनों गजल के दोनों शब्दों को सेम वजन पे बिठाए तो हम इनकी धुन को एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर एक्सचेंज हो रही है तो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो जगजीत सिंह ने गाया उसको अगर कुमार शास की ट्यून पे रखेंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा। कैसे? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये फिट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का वजन बराबर है, क्योंकि स्केल सेम है। अब उस स्केल को हम किसी भी ट्यून में रख सकते हैं। अगर हमारा स्केल सेम है, हमारे शब्द बराबर हैं, तो वो कहीं भी फिट होगा। और ये जो बहर है एक 1222 की, ये बहुत ही मशहूर बहर है, और ये मुनव्वर राना जी की भी बहुत फेमस और उनकी बहुत पसंदीदा बहर है। उनकी कई, आप उनका पूरा मुनव्वर जो मुहाजिर नामा है वो पूरा इसी बहर में है। आप राहत इंदौरी जी को पढ़िए, उनको सुनिए, उनको एनालाइज कीजिए, उनके शेर को तख्ती करेंगे तो आप यही बहर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि भाई ये चीज है क्या, ये बहर का मामला क्या है। तो इस बहर पे 1222 पे देखिएगा कि मैंने सीधे अभी कुछ दिनों पहले एक थॉट आया, और जब हम धीमे धीमे हम बहर में अपनी गजल को रखते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम बहर में अब सोचते हैं कि हमको बहर में ही सोचना है, और वो एक कंपल्शन नहीं होता। वो जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आ रही है, और धीमे धीमे आप फिर ऐसे ही सोचने लग जाएंगे। एक दिन हुआ, मैं बैठे बैठे ख्याल ऐसे ही फरमा रहा था, सोच रहा था कि यार अगर ये सब बवाल ना होता, अगर ये सब ऐसे लाइफ में ये ना होता, वो ना होता, ऐसा ना होता, तो हमारा भी आज एक ऐसा वो होता। अब इसी एहसास को, इसी जज्बात को मैंने शेर बनाया, और वो शेर की बहर वही है जो कोई दीवाना कहता है कि बहर है, और उसकी बहर वही जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी की बहर है। लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा तो ये बिल्कुल एक अलग अंदाज है। वो क्या है कि मुलायजा फरमाएं कि अगर आती न वो आंधी,
अगर आती न वो आंधी न वैसा जलजला होता। अगर आती न वो आंधी न वैसा जलजला होता, हमारा भी मोहल्ले में यहीं एक घर बचा होता। अगर आती न वो आंधी न वैसा जलजला होता, हमारा भी मोहल्ले में यहीं एक घर बचा होता। जले रिश्ते की तस्वीरें यूं रातों में सुलगती हैं। जले रिश्ते की तस्वीरें यूं रातों में सुलगती हैं। धुएं में घुटने से अच्छा मैं पूरा जल गया होता। हमें मालूम है जन्नत में कैसी नींद आती है। हमें मालूम है जन्नत में कैसी नींद आती है। कई रातों में सोचा है। कई रातों में सोचा है। हमें मालूम है जन्नत में कैसी नींद आती है। कई रातों में सोचा है मैं फिर से मर गया होता। कई रातों में सोचा है मैं फिर से मर गया होता। अगर आती ना वो आंधी न वैसा जलजला होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये जो आपने कलाम सुना, ये जो आपने शेर सुना, ये उसी बहर में है। लेकिन जब मैं इसकी रचना कर जब सोचते हैं तो हम बिल्कुल उसी बहर में सोचते हैं कि अगर राती न वो आंधी न वैसा जलजला होता, हमारा भी मोहल्ले में यहीं एक घर बचा होता। जले रिश्ते की तस्वीरें यूं रातों में सुलगती हैं। धुएं में घुटने से अच्छा मैं पूरा जल गया होता। न कोई रब्त बाकी था न कोई दोस्ती बाकी। न कोई रब्त बाकी था न कोई दोस्ती बाकी। अदावत तक न जाहिर की मैं आखिर क्यों रुका होता। अदावत तक न जाहिर की मैं आखिर क्यों रुका होता। दोबारा नींव रखने में बड़ी मेहनत मशक्कत है। सलीके वाला एक घर काश हमको भी मिला होता। तो ये उसी बहर में है, तो ये कहना इसीलिए जरूरी है। अब इसको आप चाहें तो कोई दीवाना की ट्यून पर रख लीजिए कि अगर आती न वो आंधी न वैसा जलजला होता, बन गई। आप इसको चाहें तो जगजीत सिंह की आवाज पर रख लीजिए, अगर आती न वो आंधी न वैसा जलजला होता। उस धुन पे भी बैठ जाएगा, क्योंकि आपके शब्द, आपके एक एक मात्रा बिल्कुल उस स्केल पे है, बिल्कुल उस बहर में है। इसीलिए आप इसको गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, और ये मुझे इस चीज़ की मिसाल आपको देके बतानी थी। और वो मिसाल जो मैंने खुद जी है, वो चीज़ जो मैंने खुद लिख कर जी है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर मायने में आपके साथ साझा कर सकता हूँ। अब हम आते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं टेक्निकल, चूंकि पूरा एक बहर का बहुत लंबा कोर्स होता है अरूज का, और मुझे एक दो सेशंस में ये बात आपको समझानी है, तो बस मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और उसमें मैं आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं ले जाना चाहता कि एक दो दो, अब एक दो दो को क्या कहेंगे, नज़ारा कहेंगे, मलाला कहेंगे, हलाला कहेंगे, या फिर उसको हम ललाला भी कह सकते हैं। तो आप इसको ललाला कह लें, हलाला कह लें, कुछ भी कह लें। इसको उर्दू में फ़ईलुन कहते हैं, फ़ईलुन। तो फ़ईलुन का मतलब फ़ा मतलब एक, ई मतलब दो, लुन मतलब दो। तो फ़ईलुन 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 फ़ईलुन, इसको बहरे मुतकारिब, समल मुसम्मल और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं पूरा इस पे आपको एक साल का कोर्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतनी एक शायर को और एक कवि को ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, उतना आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको शौक है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सेशन के अंत में, आगे आने वाले कुछ सेशन के अंत में, आपको सारे नोट्स कहीं अपलोड कर दूं, और आप उस चीज़ को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, साझा कर पाएँ एक दूसरे के साथ, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं उतनी ही टेक्निकलिटी और उतनी ही गणित में जाऊंगा कि जब तक आपका शायर, आपके अंदर का कवि जिंदा रहे। अगर आपके कवि को चोट लगेगी तो मैं वहां से पीछे हटने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी टेक्निकलिटी हैं जो मुझे अच्छे से पता हैं, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। वो आपको भी पढ़ सकते हैं, आपको भी पता कर सकते हैं, और बिना प्रैक्टिस के वो नहीं आएंगी। लेकिन मैं अब आना चाहता हूँ प्रैक्टिस पे, वर्कशॉप पे। तो देखिए, हम पहले स्केल से शुरू करते हैं, और आप धीमे धीमे समझ जाएंगे कि कहाँ मात्रा गिरानी है, कहाँ इस चीज़ का इजाफा करना है। बहुत सारी जो रूल्स आएंगे, मैं धीमे धीमे सब आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बजाय इसके मैं पूरा थियोरेटिकल रखूं, बीच बीच में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो सबसे पहले
जो शुरू करते हैं उसका आप स्केल लिख लीजिए, और मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ टाइप कर दूँ। ठीक है, उसका स्केल है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 और 1 2 2। देखिए आप एक देख पा रहे होंगे, एक स्केल है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 और अब हम थोड़ा सा दीवानापन करेंगे। और वो दीवानापन एक कवि के लिए, एक राइटर के लिए, एक शायर के लिए बहुत ज़रूरी है, और बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इस स्केल पे लिखना है, ठीक है। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। आपने ये कहाँ सुना है? आप इस स्केल को याद किया, आपने कहाँ सुना है? अब हम आते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पर जहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो एक दो, अब मैंने अभी स्केल जो टाइप किया, इस बहर का नाम है बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम। क्या मिलेगा नाम याद करके? कोई फायदा नहीं। लेकिन मुतकारिब इसका नाम है, मुसम्मन इसीलिए क्योंकि इसमें 4 ग्रुप्स हैं, 4 रुकन हैं, तो जहां पर 4 आते हैं उसको हम कहते हैं मुसम्मन। ठीक है, 3 आते हैं मुसद्दस, अगर मैं सही हूं तो हाँ मुसम्मन ही कहते हैं। और सालिम क्यों? क्योंकि ये एक बेस, 8 बेस होते हैं, 8 बेस से फिर डिराइव होकर 100 150 बहरें हैं। उन सबको हम याद करेंगे तो क्या इतनी 100 150 बहरें याद करना जरूरी है शायरी करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एक स्केल आपने लिख लिया, मैंने अभी भेज दिया। आप इस एक स्केल के भरोसे पूरी जिंदगी शायरी कर सकते हैं, पूरी जिंदगी। और बहुत अलग अलग, बहुत फेमस फेमस लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस एक स्केल के बदौलत ही बहुत सारी शायरी की है। बहरे हजरत जो मैंने आपको बताया जिसमें 3 बार 2 आता है, 1 2 2। मैक्सिमम पोइट, बहुत सारे शायर जो स्टेज पे पढ़ते हैं, और आप अपनी जब एनालिसिस करेंगे, तख्ती करेंगे, तो उस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ भाई बहुत सारे लोगों ने उसी बहर में किया है। तो अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आप सबने सुना था। क्या आपने असद भोपाली का वो गाना सुना है, वो जब याद आए बहुत याद आए? सुना है? अगर आपने वो गाना सुना है तो याद कीजिए। अच्छा, अब हमें चेक करना है अब सारी चीज़ों को, तो वो एक मात्रा ली गई है, हालांकि किसकी मात्रा बड़ी किसकी छोटी इसके लिए गिराने का एक रूल आता है कि मात्रा हम कब गिरा सकते हैं। और गिराने का मतलब है कि वो जो है वो ओ की मात्रा है, तो ओ तो मैंने 2 बताया था। जैसे तो, वो, सो, इसकी मात्रा 2 है चूंकि ऊंचा स्वर है। लेकिन हम इसकी मात्रा को गिरा भी सकते हैं, मात्रा गिराने के रूल हैं कि कब हम उसे गिरा सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा धीमे धीमे, जब आप थोड़ा सा लिखने लगेंगे, डाइजेस्ट करने लगेंगे तब हम। तो ये जो स्केल था 1 2 2 1 2 2 1 2 2, इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये जो हमारी, आपको अब मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में अब पेन, स्केच पेन, और वो तो कलम दवात से लिखते थे कागज़ पे। अगर ऐसे रूल्स और वो फॉलो करने लगते तो वो कंकड़ बांध लेते थे अपने, टहलते वक्त अपने चोले के, जो अपना उनका रहता था कुर्ते का, उसमें कंकड़ बांध लेते थे। तो 1 2 2, तो कंकड़ को गिन के उसके हिसाब से उस पर प्रैक्टिस करते थे। तो आज के ज़माने में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसी बहर के लिए। ये जो आपकी उंगलियां हैं, अब इसमें देखिए 1 2 3, 3 3 के सेक्शन हैं और 4 हैं। तो 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2। तो अगर हम इस पर लिख लें, ऐसा करना मत, ये थोड़ा क्रेजीनेस है, थोड़ा सा दीवानापन है। मुझे दीवानापन करना पसंद है तो मैं एक्सट्रीम्स पे जाके दीवानापन करता हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, अपने को तो एक्सप्रेस करने से मतलब है। और मेरे ख्याल से कि ये शायर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पेन कॉपी पे चाहें तो पेन कॉपी पे कीजिए, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड जहाँ करना है कीजिए, मैं अपने हाथ पे कर लेता हूँ। तो ये 1 2 2, अब ज़रा सुनने की कोशिश करो, समझने की। वो जब, जब की मात्रा 2 हम ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब अगर हम को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अल्फाज की मात्रा कितनी होगी या तुम की मात्रा कितनी होगी, क्योंकि अब हम उन सारे शब्दों को, जो आपको मैंने एक पूरी लिस्ट दी थी प्रैक्टिस के लिए, उस लिस्ट के साथ हम उन सारे शब्दों को अब हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो वो गाना है, वो जब याद आए बहुत याद आए, ये गाना है। और ये गाना लिखा है असद भोपाली ने। तो इनको देखिए, ये बिल्कुल इसी बहर पे है। वो जब याद आए बहुत याद आए, बिल्कुल।
वो जब याद आए, बहुत याद आए। एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो। बिल्कुल इसी बहर पे। अच्छा, किसी ने एस एच बिहारी का, मैंने तो सुना है, मैं क्लासिक सिंगर्स को सुनता हूँ और क्लासिक राइटर्स को भी पढ़ता हूँ, साथ साथ नए को भी पढ़ता हूँ। तो एस एच बिहारी जो हमारे लिरिसिस्ट, अभी मैं लिरिसिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो मिजाजी तौर पे शायर भी रहते थे और कवि भी थे अपने। उन्होंने गाना लिखा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। देखिए, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, इसी बहर पे है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने गाने थे, आज के वक्त में भी, आज के टाइम में, अब गानों की बात नहीं करते क्योंकि गाने बहर में नहीं, धुन पे लिखे जाते हैं। और जब भी मेरे पास धुन आती है तो मैं उस धुन पे लिखता हूँ। लेकिन अगर आपको ये नॉलेज है तो आप उस धुन को, आप स्केल को समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। मेरे पास एक स्केल आया, जब म्यूजिशियन का फोन आया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत भाई गाना लिखना है, धुन है कि ला 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 ला। अभी ला 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 में कुछ भी नहीं है। ला 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 ला, अब बड़ा ला क्या है? दो। छोटा ला क्या है? एक। तो मेरे लिए क्या स्केल बन गया? टू वन टू टू, टू वन टू टू, बन गया स्केल। अब बहर आती है, स्केल आता है, शब्द आता है। तो उस पर मैंने गाना लिखा था, मन की पगडंडी सपनों से आगे, बावरा मन ये बेसुध सा भागे। मन की पगडंडी सपनों से आगे, बावर, अब बावरा का वजन क्या है? टू वन टू। बावरा मन ये बेसुध सा भागे। एक एक शब्द को सुन के आप उसका वजन निकाल के आप उसको स्केल पर बिठा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल जो मैंने जिया, मैंने लिखा, और वो ये है। आगे चलते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी, या मजरूह सुल्तानपुरी ने तो बहुत सारे लिखे ही हैं जो अदब में भी थे और संगीत में भी थे। एक गाना है शकील बदायूनी जी का, एक्चुअली वो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अब इसका वजन देखिए, अकेले, वन टू टू, अकेले कहाँ जा रहे हो। मतलब आपको अगर शब्द लिखना है और अगर उसको बहर में लिखना है तो उसे कितनी आसानी से गाया जा सकता है। अब एक बहुत फनी सॉन्ग है और वो लिटरेचर का मतलब कहना चाहिए, वो एक लिखने वाला है कि शकील बदायूनी, जो एक ऐसे शायर, एक इतने बढ़िया उनके शेर जो मुगले आजम के, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे। जिसने एक तरफ लिखा कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोया, मोहब्बत की झूठी, अब ध्यान से सुनिए, मोहब्बत क्या वजन है? एक दो दो। की झूठी क्या वजन है? एक दो दो। कहानी, एक दो दो। पे रोए, एक दो दो। मतलब इसकी भी बहर वही है जो अभी अभी मैंने बताई आपको, जो बहर बताई, वन ट्रिपल टू का, वन डबल टू का चार बार, जिसको कि हमने बहरे मुतकारिब जो मैंने बताई, तो इसका है। और इसी की ये धुन है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। इसी बहर पे, इसी स्केल पे, ओके, ओके, इसी बहर पे, इसी स्केल पे शकील बदायूनी ने एक और क्रिएशन, एक और कविता लिखी, जिस कविता पे गाना बना, और वो गाना था, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये भी है इसके लिए, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं पिलाई गई है। ये एक कविता है, एक रचना है, जो है, ये गाना, ये एक नगमा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जो ये रचना है इसका यही स्केल है। तो मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझा को आप मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए पे भी फिट कर सकते हैं, सेम म्यूजिक पे, क्योंकि उसका स्केल, उसकी बहर, उसके शब्द का वजन बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि शब्दों का वजन क्या है, हमारे अल्फाज, एक एक अल्फाज जब हम सुनते हैं तो क्या वजन है। और इसी
बहर में आज मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सेशन का जो एंड हो, अच्छा जो दूसरा सेशन हुआ था उसका भी विनर अनाउंस करना बाकी है, और जो भी विनर हैं उनको पीडब्ल्यू की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जाएगा। आई जस्ट वन सेकेंड, गिव मी अ मिनट। और हालांकि मुझे विनर अनाउंस करते में सच कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग जिसमें से लिख रहे हैं उन्होंने आहिस्ता का वजन 1-2 निकाला है। अजी 1-2, 1-2 का वजन का कोई शब्द बताइए। सबा, हवा, नवा, तवा, जहां, यहां, ये है 1-2, यहां, जहां। तो आहिस्ता का वजन 1-2 कैसे हो सकता है? और कई सारे लोगों ने आहिस्ता का वजन 1-2 लिखकर भेजा, 2-1 लिखकर भेजा। बड़ा मतलब मुझे लगा कि इसका मतलब अभी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अभी शब्द का वजन, हर अल्फाज क्या कह रहा है, जितने भी लफ्ज़ हैं वो क्या कह रहे हैं, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो काफ़ी लोगों के इसमें कई सारे शब्द गलत हैं। अय्यार काफ़ियों का गलत है, और आफरीन भी कुछ लोगों ने गलत किया है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ पूछनी है यहाँ पर मौजूद ठाकुर नंदिनी से, कि आफताब का वजन 2-2 कैसे हो गया? आफताब, 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 2-1, 2-1। आपने 2-1, 2-1 भी लिखा है, पर उसको स्लैश लगा के लिखा है 2-2। तो आफताब का वजन 2-1, 2-1 ही है। अफसाना, अफसाना का वजन 2-2, 2 ही है। ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, और इसमें सेकंड राउंड के लिए जो विनर हैं, जो सेकंड राउंड के लिए जिनका नाम मैं सजेस्ट करता हूँ पीडब्ल्यू को, उसमें एक एक नाम है हमारे पास में, दीपिका दानिश्त। तो दीपिका दानिश्त जो हैं उन्होंने सबसे कम गलत जवाब दिए हैं। कुछ एक दो जवाब उनके इधर उधर हैं, लेकिन बाकियों के काफ़ी ज़्यादा हैं। और सेकंड राउंड के लिए पीडब्ल्यू दीपिका दानिश्त जी को सरप्राइज गिफ्ट रिवॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। ठीक है। जी, आज थर्ड सेशन के लिए, और मैं आपसे इसी के साथ बाकी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपने जवाब भेजें उनको एक बार अच्छे से ध्यान से समझ के भेजिए। आपका हर एक सेशन के लिए हर एक नया विनर चूज किया जाएगा। आपको बहुत ही ये जानकर और समझकर मुझे नहीं पता कि आपको कितना उस गिफ्ट का एक्साइटमेंट है या क्या है, मगर ये जो सीखने की जो चीज़ें हैं ये फिर दोबारा शायद आपको मौका ना मिले, और मिले तो बहुत बाद मिले में। लेकिन आपको एक बार ये बेसिक समझ लीजिए, ताकि आप जितना मश्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। और इसी बहर पे वापस आते हैं 1-2-2, 1-2-2 पे। मैं कुछ बहरों पर एग्जाम्पल दूंगा, और कुछ बहरों पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक बहर पकड़ेंगे और बहर का स्केल पकड़ेंगे, उसका एक धुन पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उस पर अलग अलग शब्द रखकर, अलग अलग ख्याल रखकर उसको आगे रिक्रिएट करेंगे। मुझे जो इस बहर में एक बहुत अच्छा रचना लगती है वो है द सर अल्लामा इकबाल की, सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये एक बहुत अच्छी रचना है, लेकिन इसका जो वजन है वो देखिए। सितारों, 1-2-2 के आगे, 1-2-2 जहां, 1-2 और 2-1 भी हैं, 2-2। सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बहुत अच्छी ये रचना है, आप सुनिएगा, पढ़िएगा। और इसी में एक और फेमस है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब इस मेरे में माँ थोड़ा छोटा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। सेम वजन, 1-2-2, करेक्शन, 1-2-2, 1-2-2, 1-2-2, सेम वजन है। और वही मेरे सपनों की रानी तू आनंद बख्शी साहब ने इस पे लिख दिया। और इसी स्केल पे आप देखिए, इसी बहर पे कितने सारे लेखकों ने, कितने सारे शायर, कितने कवियों ने कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं। जिसमें एक साहिर लुधियानवी का मुझे वो बहुत पसंद है, ये तख्तों ये ताज़ों, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। ये जो इंसान के मुझे एग्जैक्टली सेकंड उसका जो मिसरा है, दूसरा मिसरा एकदम दिमाग से उतर रहा है, याद नहीं आ रहा, मगर ये बहुत खूबसूरत है। और इसी
अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसी वजन में आपने बहर तो सिखा दी, तो क्या सिर्फ हम गजल कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सुदर्शन फाकिर साहब को पढ़िए, उनकी एक नज्म है, एक पोइट्री है, और वो पोइट्री आई एम श्योर आप सब ने डेफिनेटली सुनी होगी। वो पोइट्री है इसी वजन पे, इसी स्केल पे। ध्यान से सुनिए, ये 1222 लिखा है। अब मैं जानता हूँ आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये टू है, ठीक है। अच्छा देखिए, 122 122 122 122। अब इसी स्केल पे हम मिलाएंगे और लिखें, और सुनिए क्या वो नज्म है, क्या वो पोइट्री है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो। आई एम डेफिनेटली, आई एम श्योर कि आप सबने ज़रूर ये नज्म, जो जगजीत सिंह की एक रूहानी आवाज़ में थी और हम सब ने सुनी होगी, ये एक नज्म है जो उन्होंने गाई थी, और ये एक पोइट्री है जो सुदर्शन फाकिर साहब ने लिखी थी, और उसको उन्होंने संगीत दिया था। और कितना खूबसूरत संगीत है, वाह! मतलब सुनकर आपके अंदर की रूह खुश हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है। अब बात आती है कि हम ऐसा कैसे लिखें। यहाँ तक तो सब बड़े बड़े शकील बदायूनी की बात की, एस एच बिहारी की बात की, मैंने साहिर साहब की बात की, और बहुत अल्लामा इकबाल की बात की। तो हम ये कैसा लिखें, हम इस तरीके से कैसे लिखें, बात यहाँ आती है। तो शुरू में, अब जैसा फिर से मैं अपनी रोटी वाली मिसाल पर लौट कर आता हूँ कि अभी आप सिर्फ लोई बनाना सीख रहे हैं और उसको बेलना सीख रहे हैं। लोई बनाना मतलब वजन तक बात आ गई। अब आप उसको धीमे धीमे बेलना सीख रहे हैं, गोल करना सीख रहे हैं। जब आप अच्छे से गोल करना सीख जाएंगे, मतलब आप बहर पे कमांड कर लेंगे। आपको कुछ भी दे दे, आप सीमेंट भी दे देंगे, सीमेंट को भी गोल करके फुला के रोटी बना देंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे उसमें टेस्ट, उसमें खुशबू, उसमें महक, उसके स्वाद पर काम करेंगे। मतलब हम अपने विचार, अपने जज्बात और उसके मफहूम, उसकी मायने क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे। और किसी शेर की शेरियत को कितना निखारा जा सकता है, उसको अच्छा शेर कैसे कहा जा सकता है, बुरा शेर कब कहते हैं, वो हम उन सब पर आगे वाले सेशंस में बात करेंगे। अभी के लिए आपका काम है इसी बहर में अपनी कोई भी रचना के मात्र दो शेर, या एक मतला, एक शेर। मतला के मानी फिर से बता देता हूँ, गजल का वो पहला शेर जिसके मिसराए उला मतलब ऊपर की लाइन, और मिसराए सानी मतलब नीचे की लाइन सेम वर्ड से, मतलब रदीफ से एंड होते हैं, या फिर दोनों में अगर रदीफ नहीं है तो फिर तो काफिया ही रहेगा, लेकिन दोनों लाइंस में, दोनों पंक्तियों में, दोनों मिसरों में काफिया होता है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब इसमें पहला शेर सुनिए, गालिब का क्या था कि कोई उम्मीद बर, बर नहीं आती, तेरी सूरत नजर, जर नहीं आती। तो अर का काफिया है। तो दोनों लाइंस में है, पहले शेर में उसे मतला कहते हैं, और दूसरे बाकी शेर हमारे लिए शेर हैं। और बहुत सारी चीजें बताई थी उस वक्त में हमने, हुस्ने मतला कहा था, और आखिरी ये गजल, बहुत सारी चीजें थी, वो रिपीट नहीं करेंगे, बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। तो इसी बहर पे, इसी धुन को पकड़ते हुए हम अपने विचार लिखें। और कैसे लिखेंगे? जैसे कुछ रफ काम करते हैं, और आइए आप लोग अपनी, अब वक्त आ गया है अपनी अपनी कीबोर्ड्स पे अपनी अपनी उंगलियां चलाने का। एक धुन पकड़ लीजिए जो आपको पसंद हो शुरू में, और ये मत समझिएगा कि गजल लिखने का एक यही रास्ता है, बिल्कुल नहीं। इसका एग्जाम्पल वही है जो मैंने आज अपनी आपको गजल सुनाई थी कि अगर आती न वो आंधी न वैसा जलजला होता। शुरू में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब कभी मैंने सालों पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैं भी किसी बहर को एक, बहर क्या है, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, एक स्केल है। अगर उस स्केल को हम एक धुन पकड़ लें, और जो धुन आपको पसंद है, मैंने बहुत सारी धुन बताई यहाँ पे, सितारों के आगे जहां और भी हैं वाली बताई, और उसके आगे मैंने आपको ये भी बताई कि दौलत भी ले लो या शोहरत भी ले लो, या फिर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या फिर बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, रहेगा दोस्ताना हमारा, या फिर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये भी इसी बहर पे है। या फिर मुबारक हो तुमको समाये सुहाना, कोई भी किसी भी गीत की धुन पकड़ लीजिए, जो भी मैंने आपको
ये चुनिंदा गीत बताए इनमें से किसी भी गीत की। वो जब आए बहुत याद आए, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, या फिर न तुम बेवफा, ना तुम बेवफा हो, ना हम बेवफा हैं। बिल्कुल इसी बहर पे है। आपको जो धुन पसंद है पकड़िए, उसमें आप अपने लफ्ज पिरोएं, आप उसमें अपने मानी डालें, अपने मीनिंग डालें। और आप कुछ भी, पहला लाइन दूसरा, आप सिर्फ एक लाइन कहिए। चलिए, लास्ट 5 मिनट सेशन के, लास्ट 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट हैं, और इस आखिरी 5 मिनट में सिर्फ एक लाइन कहनी है। ओनली वन लाइन, एक मिसरा कहना है। जरूरी नहीं है उसमें कोई भी मानी हो, आप बिना मतलब का कोई भी एक मिसरा कहिए जिसमें वजन बराबर हो। जैसे 1 to 2 आप कहिए, नजारा हमारा, नजारा तुम्हारा, कुछ भी कहिए, बस इसी 1 to 2 स्केल में कुछ टाइप कीजिए, जल्दी से फटाफट टाइप कीजिए, जिसका वजन वही हो जो मैंने अभी अभी बताया, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। कुछ भी कह सकते हैं। ये बारिश का बहता सा पानी नहीं है, अभी ये मेरी वो निशानी नहीं है। ये बारिश का बहता सा पानी नहीं है। होगी लाइन। अभी अभी दर्द, दर्द अभी दर्द है, इम्तिहानी नहीं है। तू ना आओगे तो ये रात माँ होगी, बरसात का मौसम में बरसात ना होगी। अब जो बरसात का मौसम लिख रहे हैं मनदीप जी, देखिए बरसात का वजन क्या है, बरसात, बरसात का वजन है बरसात, 2 to 1। लेकिन मैंने बताया स्केल है 1 to 2, 1 to 2। तो 1 to 2 मतलब एक नीचे सुर से स्टार्ट करना है, मतलब अभी, नीची आवाज। सुर का मतलब मैं यहाँ संगीत की बात नहीं कर रहा हूं, आवाज की बात कर रहा हूं। लेकिन स्केल है 1 to 2, 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 स्केल 1 2 2 से स्टार्ट हो रहा है। या जैसे 1 2 क्या शब्द है, अभी, अभी उसकी आंखों में पानी नहीं है, निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है। अब इनका जो मीनाक्षी जी ने एक मिसरा कहा है, निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है। आइए इसकी तख्ती करें। ये आप, उम्मीद है आप सब समझ पा रहे होंगे। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 लिखा है मेरी चारों उंगलियों के खानों पर। तो निहायत हसी ये हसी सी सबा है। बिल्कुल सही। इस वक्त सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि आप इस स्केल पे लिख पा रहे हैं नहीं। अभी मेरा कोई इंटेंशन आपके मफहूम को, आपके अर्थ को, आपके मानी को, आपकी शेरियत को जज करना नहीं है। और अभी हम सब ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आप इस स्केल पे अपनी बात कहिए। और आपने ये बात, मुझे नहीं पता कि किस धुन को ध्यान में रखी गई। जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। या फिर ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है, उसी धुन पे। या फिर मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है। तो आपकी मर्जी, आपकी धुन, आपका टेस्ट, आप जो भी पकड़ना चाहें। लेकिन आपका ये बिल्कुल, और जरूरी भी नहीं है कि आप कोई धुन चुने, आप सिंपल शब्द भी पकड़ सकते हैं। 1 2 2 1 2 2, निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है, ये कैसी दवा है, ये कैसी दवा है, ये कैसी वबा है। वबा मतलब पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब जो आजकल चल रहा है। तो ये कैसी वबा है, ये कैसी वबा है, वाह। निहायत हंसी ये हंसी सी सबा है, ये कैसी वबा है, ये कैसी वबा है। न जन्नत की गलियां, न जन्नत की गलियां, न जन्नत की गलियां। अब नरक, नरक शब्द तो यहाँ बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे दो वजन का एक शब्द चाहिए जिसके मानी हो हेल। तो मैंने शब्द यूज किया दोजख। अब न जन्नत की गलियां न दोजख कहीं है, या न दोजख का रास्ता, न जन्नत की गलियां न दोजख का रास्ता, न जन्नत की गलियां ना दोजक का रास्ता, जो है ना, न जन्ना यहाँ है, जो है वो यहाँ है यही है, ये जो है वो यहाँ है यही है यही है। ठीक है। और बहुत सारे कह सकते हैं।
कोई भी ये बारिश का बहता सा पानी नहीं है, ये दौरा ये शोखा फोगानी नहीं है, अभी उसकी आंखों में पानी नहीं है, न जन्नत कहीं है, न दोजख का रास्ता, दरीचे के मानी झरोखे हैं होते, कुछ भी कहिए, लेकिन आपको इस स्केल पे कहना है। ठीक है। कलम से हूं टपकती कहानी नहीं है, अभी ये मेरी वो निशानी नहीं है। इसी स्केल पे है। बहुत बहुत शुक्रिया।